नमस्कार, एग्जाम है पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आकलन परीक्षा बहुत ही जल्द होने वाली है। आप सभी आकलन परीक्षा की तैयारी के लिए अवश्य जुड़ जाएंगे। अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो आप सभी जुड़ जाएंगे। तो आज हम यहाँ पर देखिए आप लोगों के लिए कंप्लीट पर आधारित यह प्रश्न होगा और आपको यहाँ पर जैक मॉडल आधारित पर सारे एनसीईआरटी या ओब्लिक जैक का किताब जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर सारा नोट्स और पीडीएफ बना बनाया हुआ मिल रहा है। आप सभी यहाँ से अभी के अभी परचेज करके जरूर पढ़ लेंगे। सारे सब्जेक्ट का नोट्स आपको सब्जेक्ट वाइज जो है 30 रुपये में परचेज कर सकते हैं यहाँ से, चाहे जिस सब्जेक्ट का आपको जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का नोट्स चाहिए, क्योंकि जैक ने स्पष्ट कर दिया है कि पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्न ही आपको पूछे जाएंगे। तो आप पाठ्यक्रम जो आपकी टेक्स्ट बुक चलती है उस पर आधारित सारे नोट्स हाथ से लिखा हुआ बन गया है। आप यहाँ से जरूर परचेज कर लेंगे तो 30 रुपीज़ में आप खरीद सकते हैं और यहाँ से पढ़ सकते हैं। और सारे महत्वपूर्ण वैसे ही प्रश्नों को केवल आप देख सकते हैं जो आपके आकलन एग्जाम में आने वाले हैं और 351 रुपये में पूरी क्लासेज कर सकते हैं। सेनापति कौन सा शब्द है? सेनापति कौन सा शब्द है आपको बताना है। तो इसमें देखिए सभी सेक्शन जुड़े हुए हैं, सभी सेक्शन के प्रश्न हैं। सेनापति कौन सा शब्द है? तो हिंदी सेक्शन के अंतर्गत ये आ रहा है आपका रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योगरूढ़ शब्द है या कोई नहीं। सेनापति कौन सा शब्द आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए सेनापति यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो सेना और जोड़ हो जाएगा, देखिए पति, सेना जोड़ पति। जब कोई शब्द ऐसा हो जो दो शब्दों के योग से बना हो तो उसको हम लोग देखिए कहेंगे यौगिक शब्द। क्या कहेंगे उसको? यौगिक शब्द कहेंगे। तो सेनापति देखिए सेना और पति से मिलके बना है एक बड़ा शब्द सेनापति, इसलिए सेनापति जो है आपका यौगिक शब्द में चला जाएगा, ठीक है। तो सेनापति कौन सा शब्द होगा? यौगिक शब्द होगा। अगला है ये अध्यापिका में कौन सा प्रत्यय है? आपको देखिए उपसर्ग प्रत्यय का यहाँ पर हिंदी का पूरा नोट्स बना हुआ है। सिर्फ 30 रुपीज़ में आप हिंदी का सारा नोट्स परचेज कर लीजिएगा, जिससे आपको की है क्षेत्रीय भाषा और हिंदी सभी में आपको यहाँ पर जो है आपको सारा का सारा प्रश्न भिड़ जाएगा, ठीक है। तो हिंदी का देखिए अगर आपको प्रत्यय और उपसर्ग बताना है तो सारा नोट्स और वीडियो बना दिया गया उपसर्ग प्रत्यय का, आप सभी देख लीजिएगा। तो देखिए अध्यापिका में कौन सा प्रत्यय, सबसे पहले देखिएगा तो अध्यापिका का अगर उपसर्ग और प्रत्यय बताना है तो आप संधि विच्छेद कर लीजिएगा। तो संधि विच्छेद देखिए होता है अध्यापक, क्या होता है? मूल शब्द होता है अध्यापक। अध्यापक में देखिए ईका लगाएंगे, क्या लगाएंगे? ईका। तो अध्यापक में ईका लगाएंगे तो अध्यापिका बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा अध्यापिका में जैसे अगर लिखने का तरीका पर निर्भर करता है, ये दीर्घी लिखता है, क्या लिखता है? अगर दीर्घी लिखता तो दीर्घी के लिए हमें क्या करना पड़ता? तो दीर्घी के लिए देखिए हमें ईका लेना पड़ता। क्या लेना पड़ता? ईका लेना पड़ता। ध्यान रखिएगा अगर इधर से है तो ई लीजिएगा, अगर इधर से है तो ये ईका संधि विच्छेद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ईका, क्या हो जाएगा? ईका हो जाएगा अध्यापिका का प्रत्यय ना। अगला प्रश्न है आपके लिए पंचवटी में कौन सा समास है? आपको बताना है कि पंचवटी में कौन सा समास है। अब यही वह समास तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास, ठीक है। पंचवटी का मतलब क्या होगा? देखिए 5 वटों का समाहार, 5 वटों का समाहार, ठीक है। ये 5 क्या चीज होता है? संख्यावाचक होता है। ये द्विगु मतलब दो, द्विगु मतलब दो। ये क्या है? संख्यावाचक। संख्यावाचक और संख्यावाचक मिलेगा तो आपका द्विगु में चला जाएगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये द्विगु समास में चला जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है आपका द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। तो द्विगु इसका राइट आंसर हो गया, डी। अगला है स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या है? आपको बताना है स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या है। सु जोड़ अगत, सु जोड़ आगत, सु जोड़ गत, सु जोड़ गात, क्या होगा? तो देखिए स्वागत का सही संधि विच्छेद जो होता है आपका सु जोड़ आगत होता है। बहुत बार 1001 बार प्रश्न पूछ दिया गया है और सारे राज्यों के एग्जाम में बार बार पूछ रहा है, हो सके कि आपके एग्जाम में आ जाए। तो देखिए हिंदी सेक्शन के अंतर्गत प्रश्न की समाप्ति हुई। अब आपका यहाँ पर आ गया शिक्षण अधिगम। क्या आ गया? शिक्षण अधिगम के अंतर्गत सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रश्न है, उसको भी आप देखिए। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? जब आप किसी को शिक्षण में भाग ले रहे हैं तो किस चीज का ध्यान रखना चाहिए आपको बताना है। विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का, अनुशासन का, गृह कार्य की जांच में लगना का या विषय वस्तु का स्तर का, किसका होना चाहिए? शिक्षण प्रक्रिया में किसका ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए शिक्षण प्रक्रिया में अगर आप भाग ले रहे हैं तो सबसे पहला चीज है कि विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता सबसे महत्वपूर्ण होती है। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता सबसे महत्वपूर्ण कार्य होती है, जिस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? बच्चों का जो सामाजिक विकास होता है, सबसे अच्छे बच्चे जो सोशलिस्ट होते हैं उसमें किसका सबसे अधिक महत्व होता है? खेल का,
दिनचर्या का, बाल साहित्य का या संचार माध्यम का। तो देखिए बच्चों के सामाजिक विकास में खेल एक ऐसा गतिविधि है जिसमें सबसे ज़्यादा एकाग्रता और सामाजिक गुण विकसित होते हैं, इसलिए खेल सबसे अधिक अच्छा चीज़ माना गया है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? देखिए कक्षा में आपका क्लास जो है अनुशासित रहे उसके लिए सर्वाधिक उपाय अच्छा कौन सा है? अनुशासन ही छात्र को कक्षा से बाहर निकाल दीजिएगा, क्योंकि देखिए सभी विद्यालय में कुछ न कुछ बच्चे जो होते हैं अनुशासनहीन होते हैं और डल होते हैं, तो क्या आप उनको सबसे पहले बाहर निकाल देंगे? शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना होगा, छात्रों को अभिभावक को सूचित करना होगा, या अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधा प्रदान करना होगा, क्या करना होगा? तो देखिए कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पर है वो शिक्षण को आपको रोचक एवं व्यवहारिक बनाना पड़ेगा, जिससे कि यहाँ पर सभी छात्र जो है अच्छे से भाग आपका ले सकेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि शिक्षण कार्य जो है उसको अधिक व्यवहारिक बनाया जाए। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है? अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से या तत्परता से। ठीक है, तो सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम जो होता है वो देखिए तत्परता से जुड़ा हुआ है। किससे? तत्परता से। यदि आप किसी कार्य के प्रति तत्पर हैं तो आप किसी भी चीज को सीख लेंगे, और यदि आप में तत्परता नहीं आएगा तो नहीं होगा। इसलिए तत्परता का नियम जो है सीखने का मूलभूत आधारिक नियम माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला इंग्लिश सीरीज के अंतर्गत है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। आपको ब्रैकेट्स में दिया गया है उसका पास्ट टेंस फॉर्म लिखना है क्वेश्चन नंबर 9 से 12 के लिए। द ताजमहल वाज बाय शाहजहां। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो ब्रैकेट में होना चाहिए था वो था आपका बुल्ड। ठीक है, क्या है आपका? बुल्ड। तो क्या होगा? तो द ताजमहल वाज क्या है आपका? बाय शाहजहां। तो क्या होगा? बुल्ड हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा यहाँ पर यस्टरडे क्या है आपका? यस्टरडे आई राइस इन द आफ्टरनून ईट। ठीक है, तो ईट का देखिए दूसरा फॉर्म क्या होता है? पहला होता है ईट, क्या होता है? ईट। उसके बाद होता है एट, उसके बाद होता है देखिए E10। ठीक है, तो V1 है, V2 है, V3। तो आपका V2 फॉर्म लिखना था तो एट हो जाएगा। एट किस में है आपका? बी में है ना, तो बी आपका हो गया। ओके, चलिए अगला देखिएगा द चिल्ड्रेन एट द जोकर लाफ। क्या है? लाफ। तो लाफ का पास्ट टेंस रूप क्या होगा? तो पहला होता है लाफ, दूसरा होता है देखिए LAFT। लाफ्ट क्या होता है? लाफ्ट। तो किस में है आपका? सी में है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। तो वर्ब के पांचों रूप को आप लोग देख लीजिएगा। वर्ब का ये रूप जो है आपके एग्जाम में बार बार पूछ दिया जाता है, तो वर्ब का V1 V2 V3 V4 V5 तक होता है, उसको आप लोग सभी को देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए अगला है रमेश ... ए लेटर राइट। क्या है? राइट। तो राइट का पास्ट टेंस रूप क्या होगा? तो पहला होता है देखिए राइट, दूसरा होता है रोट। क्या होता है? रोट, WROT, रोट। और तीसरा क्या होता है? रिटेन, WRITTEN, रिटेन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो रमेश रोट क्या हो जाएगा यहाँ पर? रोट, WROTE किस में है? तो WROTE देखिए आपका यहाँ पर लिखा हुआ है बी में, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला। निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? इसमें कौन सी अक्षमता बच्चों में ऐसी है जो जन्मजात होती है, जन्म लेने के बाद नहीं, वो जन्मजात ही होती है? दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मूक बधिर या मंद बुद्धि। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो दृष्टि दोष है वो जन्मजात नहीं, वो कभी भी हो सकता है। श्रवण दोष कभी भी किसी भी स्थिति में हो सकता है। मूक बधिर आदमी कभी भी किसी भी स्थिति में हो सकता है। लेकिन देखिए मंद बुद्धि होता है, ये बच्चा जन्म से ही पैदा होता है, मंद बुद्धि बच्चे। ठीक है, तो मंद बुद्धि ऐसा है जो क्षमता जो है जन्मजात होती है, वो दोबारा इसमें नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? लोगों को जो सुनने में कमी होती है तो उसके सुनने की क्षमता की जांच हेतु किसका प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। डेसीमीटर, डेसीबल, डेसीपाइन या डेसी बिंदु। तो देखिए जिनको सुनने की क्षमता यानी जो इनको आवाज़ नहीं सुन पाते हैं, ध्वनि को नहीं सुन पाते हैं, तो उसको मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? डेसिबल का प्रयोग करके पता किया जाता है कि सुनने की क्षमता क्या है और क्या नहीं है। अगला है किस प्रकार के बच्चों को शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? देखिए हम लोग यहाँ पर विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा
और यहाँ पर सांकेतिक भाषा, तो सांकेतिक भाषा यानी कोई व्यक्ति सामने खड़ा है, अगर वह यहाँ पर जो है नहीं कर पा रहा है, मूक बधिर है, वह बोल नहीं पाता है, तो उसकी शिक्षा किस में दिया जाता है? तो देखिए, अगर एक बोलना है तो एक देंगे, दो बोलना है तो दो गो का संकेत देते हैं, तीन है तो तीन गो का संकेत देते हैं। तो इस तरह से सांकेतिक भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। तो किसको पढ़ाया जाता है? तो वो मूक बधिर बच्चा को पढ़ाया जाता है। जो मूक बधिर होते हैं उनको यहाँ पर सांकेतिक भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो मूक बधिर इसका आंसर होगा। आर्थिक स्तर का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है? बहुत लोगों को से आपने सुना होगा कि हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर थी इसलिए हम नहीं पढ़ पाए, हम ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए। तो ये देखिए, यही प्रश्न है कि आर्थिक स्तर का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है? आत्मसम्मान पर, सीखने की क्षमता पर, उच्च संस्थान में प्रवेश पर, जीवन यापन पर। तो देखिए, अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो आपको आज के समय में आत्मसम्मान पर जरूर ठेस पहुंचेगा, आत्मसम्मान पर आपका प्रभाव पड़ता है। अगला है सीखने की क्षमता। देखिए, सीखने की क्षमता का आर्थिक स्तर से कोई संभव नहीं है, कोई यहाँ पर रिलेशन नहीं है, क्योंकि जिनमें सीखने की क्षमता होगी वह कहीं भी किसी भी समय सीख सकते हैं, क्योंकि सीखना का काम हर समय और हर जगह चलते रहता है। इसलिए ये आपसे जो प्रश्न पूछा है कि सीखने की क्षमता का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है, तो राइट आंसर देखिए आपका बी ही है। सीखने की क्षमता पर आर्थिक स्तर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक कमजोर वर्ग का बालक भी जो मेहनती है वो डॉक्टर, इंजीनियर और यहाँ पर पुलिस बन सकता है, और एक जो अमीर वर्ग का बालक है वो भी चोर और डाकू बन सकता है। इसमें आर्थिक स्तर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं तो जितने भी बड़े घराने के लोग होते हैं सिर्फ यहाँ पर अच्छे ही जॉब में होते हुए खराब में नहीं आते। ठीक है, इसलिए आर्थिक स्तर यहाँ पर इससे कोई रिलेटेड नहीं है। उच्च संस्थान में प्रवेश, इसमें आर्थिक स्तर पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उच्च संस्थान में प्रवेश केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो यहाँ पर जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, मैंने उसमें प्रभाव पड़ता है। जीवन यापन पर भी प्रभाव पड़ता है आर्थिक स्तर का। आपका जीवन यापन निम्न होगा अगल बगल इलाके के आदमी की अपेक्षा, तो जीवन यापन पर भी प्रभाव पड़ता है आर्थिक स्तर का। सिर्फ किस पर प्रभाव नहीं पड़ता है? तो सीखने की क्षमता पर। सिर्फ किस पर प्रभाव नहीं पड़ता है? सीखने की क्षमता पर। राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो ये पेडागोगी सेक्शन के अंतर्गत था। तो आपको हर सेक्शन का इसमें प्रश्न मिलता है, तो आप सभी डेली वीडियो को शाम 7 बजे अवश्य देख लिया कीजिएगा। भारतीय सेना के तीनों अंगों का प्रमुख कौन होता है? जो भारतीय सेना होती है उसके तीनों अंग का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री। ठीक है, तो भारतीय सेना के तीनों अंगों का जो प्रमुख होता है उसको हम लोग कहते हैं, देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के अंगों का प्रमुख होते हैं। सेलुलर जेल को किस जेल के नाम से जाना जाता है? ये सेलुलर जेल बहुत ही फेमस जेल है, बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है। तो इस जेल को और किस जेल के नाम से जाना जाता है? अंग्रेजी जेल, काला पानी, बड़ी जेल या रुग्ण जेल, क्या कहा जाता है? ठीक है, तो सेलुलर जेल को किस जेल के नाम से जाना जाता है? तो काला पानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? 5 लाख बार प्रश्न पूछ दिया गया, जितना कहिएगा उतना ही कम है। गधा, घोड़ा, ऊंट या हाथी, किसको कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज किसको कहा जाता है? ऊंट को कहा जाता है रेगिस्तान को जहाज। भारत के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा का नाम बताइए। भारत का कौन सा ऐसा हवाई अड्डा है जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं आपको। तो देखिए, यहाँ पर लेह है, शिमला है, श्रीनगर है या गुवाहाटी है, कहाँ पर है? तो लेह जो है भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा है, जहाँ पर सैनिकों को ले जाया जाता है। अब हिंदी सेक्शन के अंतर्गत आते हैं। सही शब्द है, इसमें सही शब्द कौन है बताना है। ईर्षा, ईर्षा, ईर्ष्या या ईर्ष्या, कौन सा सही शब्द है आपको बताना है। ठीक है, सही शब्द देखिए एक आपका हिंदी के अंतर्गत आता है। तो ईर्ष्या जो लिखा जाता है, देखिए ई आधा स और या के ऊपर र होता है, ईर्ष्या होता है, ये सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह का लिखा हुआ कौन सा ऑप्शन में है? तो आप देख रहे हैं इसमें डी ऑप्शन में है, इसलिए इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कष्ट का अर्थ क्या होता है? कष्ट का अर्थ क्या होता है? खेद होता है, शोक होता है, दुख होता है या शारीरिक असुविधा होता है? क्या होता है कष्ट का मतलब? तो देखिए, खेद मतलब क्या होता है? किसी चीज पर काम करने के लिए मिला और हम काम नहीं किए तो वहां पर खेद व्यक्त कर पाते हैं। शोक का मतलब कि किसी भी परिवार में यदि किसी भी प्रकार का कोई मृत्यु हो जाता है तो वहां पर शोक की लहर होती है, कोई खराब काम हो जाता है तो शोक हो जाता है। और दुख का मतलब यहाँ पर देखिए होता है, दुख जो होती है एक के किसी बातों की दुख हमें पहुंच जाती है, वो दुख जो हमें दिल
दिल से लगता है वो दुख हो गया। और शारीरिक असुविधा जो होती है वो देखिए आपका कष्ट होता है। आपके अगर अंदर शारीरिक किसी भी प्रकार की असुविधा होती है तो हमें कहते हैं कि बहुत कष्ट है, ठीक है। दुख को देखिए कष्ट की श्रेणी में नहीं रखा गया है, आप दिमाग में रखिएगा। शारीरिक असुविधा जो होती है वो आपको कष्ट हो देता है ना। अगर आपके हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, तो ये कष्ट आपको होता है, ठीक है। तो शारीरिक असुविधा आएगा कष्ट के अंतर्गत। आवरण में कौन सा उपसर्ग लगाकर एक नया शब्द बनाया जा सकता है, बताना है आपको। आवरण दिया हुआ है, इसमें कौन सा नया उपसर्ग लगाइएगा तो वो नया शब्द बनेगा। नील लगाने पर बनेगा, नीवा लगाने पर बनेगा, परी या परिया क्या लगाने पर बनेगा, ठीक है। देखिए आवरण शब्द हमें दिया हुआ है, आवरण दिया हुआ है ना, इसमें एक शब्द हम लगाते हैं, देखिए परी, क्या बोलते हैं, परी, और जोड़ आवरण। तो ये जो पहले लगा तो ये उपसर्ग है, तो हमने क्या लगाया, परी उपसर्ग लगाया, तो एक नया शब्द बनता है, वो देखिए होता है पर्यावरण। क्या होता है, पर्यावरण, ठीक है। तो यहाँ पर परि शब्द लगने से एक नया शब्द जब हम लगाएंगे उपसर्ग तो वो नया शब्द बनेगा। इसका राइट आंसर परि हो जाएगा। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है, अष्टाध्यायी में कौन सा समास आपको बताना है, ठीक है। देखिए अष्टाध्यायी का मतलब है 8, अष्ट मने 8 अध्यायों का समाहार, 8 अध्याय का समाहार, ठीक है। 8 क्या चीज है, संख्यावाचक है। और द्विगु में दो, द्विगु माने 2 होता है, ये भी क्या है, संख्यावाचक है। तो संख्यावाचक और संख्यावाचक मिलेगा तो उसको द्विगु में डालेंगे, तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है सेलेक्ट करेक्ट वर्ब, इसमें से करेक्ट वर्ब को चुनिए, क्या लगेगा, यू डू नॉट ए मैंगो, यू डू नॉट ए मैंगो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लगेगा आपको बताना है, ईट लगेगा, एट लगेगा, ईटन लगेगा या ईट्स लगेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका ईट होगा, क्योंकि याद रखिएगा डू नॉट या डज नॉट निगेटिव आ जाए तो इसके बाद जो है वर्ब का पहला रूप ही प्रयोग होता है। डू नॉट या डज नॉट के बाद वर्ब का पहला रूप ही प्रयोग किया जाता है, V1 का प्रयोग किया जाता है, न कि V5 का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा डू नॉट और डज नॉट के बाद वर्ब का पहला रूप लगेगा, इसलिए ईट वर्ब का पहला रूप है, तो इसका राइट आंसर ईट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, राइट पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ कैच, कैच मतलब यहाँ पर जो पकड़ना हो गया उसका पास्ट टेंस में क्या होगा, कैच जो है आपका प्रेजेंट का है, इसका पास्ट में क्या होगा, तो पास्ट में क्या होता है, काप्ट होता है। क्या होता है, काप्ट होता है, CAUGHT। इसका राइट आंसर देखिए सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, राम कहता है कि वह मेरी माँ के इकलौती बेटा का तस्वीर है, तो वह तस्वीर किसका है आपको बताना है, ठीक है। राम कहता है कि वह मेरी माँ, देखिए राम है, यहाँ पर राम है, और यह कह रहा है, क्या कर रहा है, एक तस्वीर है, एक तस्वीर यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक है। इस तस्वीर के बारे में क्या कह रहा है कि वह मेरी माँ, वह यह जो तस्वीर है मेरी माँ, मेरी माँ, राम की माँ का इकलौता बेटा का तस्वीर है, वह तस्वीर किसका है, तो वो समझिए राम खुद है, राम खुद ही वह लड़का है जो बता रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर राम हो जाएगा। अगला है आपका 34, फिर है 12, फिर है 02, फिर 00, अगला क्या भराएगा आपको बताना है, ठीक है। देखिए ट्रिक किस तरह से काम कर रहा है आपको बता देते हैं। 0 आंसर होगा या 12 आंसर होगा या 13 होगा या 5 होगा, ठीक है। देखिए 3 4 है ना, 3 और 4 को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 12। देखिए इसमें 12 है ना, अब 12 में कौन कौन डिजिट है, 1 और 2 है ना, तो 1 और 2 को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 को लिखेंगे हम 0 2 लिखेंगे ना। अब देखिए 0 2 हमारे पास है, तो 0 और 2 ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 0 और 0 आएगा, आएगा ना। अब अगला क्या होगा, तो 0 और 0 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो अगला आंसर आपका 0 होगा, जो कि ए में है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। हिंदी भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी, मराठी, उर्दू या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हिंदी भाषा के अतिरिक्त मराठी जो है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और लिपि से संबंधित सारे नोट्स और वीडियो चाहिए तो आपको हिंदी का PDF सारा बन गया है, आप हिंदी का PDF यहाँ से 30 रुपये में परचेज करके पढ़ सकते हैं और सारे नोट्स देख सकते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें वे क्या कहलाते हैं, एकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द या अनेकार्थिक शब्द। तो एक से अधिक हैं तो ऐसे शब्द को अनेकार्थिक शब्द कहते हैं। पुस्तक है कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए पुस्तक जो है ये कॉमन है, पूरे पुस्तक जाति का बोध करा रहा है, इसलिए ये पुस्तक जो है आपको जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा, तो पुस्तक जातिवाचक संज्ञा होगा। रात और दिन में कौन सा समास है, रात और दिन में कौन सा समास है, देखिए रात है
और यहाँ पर डैश है और दिन है, रात और दिन। ठीक है, तो रात और दिन में यहाँ पर योजक चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए योजक चिन्ह जिसमें लगा हुआ रहता है वो द्वंद्व समास होता है, याद रखिएगा। तो द्वंद्व समास होगा और यह एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ये द्वंद्व समास हो गया। तंत्र का अर्थ होता है, आपसे पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, डेमोक्रेसी मीन्स क्या होता है। तो देखिए सब प्रश्न जो है बार बार आपके आते रहते हैं और आने वाले सभी प्रश्न हैं। तो लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है, तो यहाँ पर आप कह लेंगे जनता का शासन होता है, राजा का शासन होता है, सेना का शासन होता है, या इसमें से सभी। ठीक है, तो देखिए लोकतंत्र भारत में क्या है, लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है। और लोकतंत्र का मतलब हो क्या जाता है, तो लोकतंत्र का मतलब हो जाता है, इसमें अगर राइट आंसर होगा तो आपको जनता का शासन, क्योंकि यहाँ पर जनता का शासन है, जनता ही अपने प्रतिनिधि को चुनती है और वही प्रतिनिधि को हराती भी है। तो इसलिए यहाँ पर जनता एकमत होकर के चुनाव करती है, इसलिए यह जनता का शासन। लोकतंत्र का मतलब क्या है, एक जनता का शासन है। और देखिए ये जो आपका है ना यूपी में, यूपी टेट में आपका 3 बार आया हुआ है। ठीक है, ये 3 बार प्रश्न पूछा गया है आपका यूपी टेट के अंतर्गत लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। तो देखिए होता यही है कि आपको किस और जाना है, जाना कहाँ है वैसे तैयारी करनी, नहीं तो बहुत से प्रश्न ऐसे भरे पड़े हुए हैं जहां आप देखते हैं तो किस और चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपको यदि तैयारी करके निकालना है तो आपको यही सारे नोट्स देखना है, और दूसरे नोट्स तो देखने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, राजतंत्र शासन का अर्थ क्या है, जनता का शासन, राजा का शासन, प्रजा का शासन, या सेना का शासन। तो राजतंत्र शासन का अर्थ क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से है कि सभी राज्यों में राजतंत्र तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ राज्यों में जैसे राजतंत्र है, तो उस राजतंत्र में राजतंत्र के शासन का अर्थ क्या है, जनता का शासन, राजा का शासन, प्रजा का शासन, या सेना का शासन। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही है राजतंत्र, राजतंत्र लिखा हुआ है। राज मतलब क्या हो जाता है, राज को जो राजा आता है उसको हम लोग कहते हैं राजा, यानी राजतंत्र का मतलब राजा का शासन, और लोकतंत्र का मतलब लोगो, लोगो माने जनता, जनता का शासन होता है। ठीक है, अगला है भारत में किस प्रकार चुनाव होता है। ठीक है, भारत में किस प्रकार चुनाव होता है यहाँ पर। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक चुनाव, अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक चुनाव, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, या इसमें से कोई नहीं। तो सभी को जानते हैं भारत में जो होता है, जो चुनाव की प्रक्रिया है वो अप्रत्यक्ष रूप से होती है, यानी कोई भी व्यक्ति सामने खड़ा होकर के उसको डायरेक्ट नहीं चुना जाता है, बल्कि जनता जो है यहाँ मतदान करती है, जिस समय कोई भी उम्मीदवार नहीं होता है और उसको यहाँ पर मत डाला जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन यहाँ पर स्विट्जरलैंड जो है वहाँ पर प्रत्यक्ष जो होता है, यानी व्यक्ति सामने खड़ा होता है और उसके सामने ही चुनाव होते हैं और हाथ खड़ा किया जाता है, उसके आधार पर चयन होता है। ठीक है, तो ये होते हैं प्रत्यक्ष। लेकिन भारत में वोटिंग सिस्टम है, मतदान डाला जाता है, जिसमें व्यक्ति के सामने नहीं चुनाव किया जाता है, बल्कि विवेक से वो अप्रत्यक्ष रूप से, यानी वहाँ पर खड़ा नहीं होता है। तो अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक चुनाव पद्धति जो है यहाँ पर भारत में चलता है। ठीक है, अगला है यहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता मतदान के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। चलिए नोट्स के लिए हो गया, तो नोट्स देखिए आप लोग खरीदने में कोई भी कोताही नहीं करेंगे, क्योंकि यही जो नोट्स है आपको सफलता दिलाने जा रही है, और बाकी नोट्स से आपको सफलता नहीं मिल रही है। यदि सिर्फ आप किताब से भी प्रैक्टिस सेट लेकर के पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो है नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो आप सारे टेक्स्ट बुक यानी पाठ्यक्रम पर आधारित सारे नोट्स को जब आप पढ़ेंगे ना, तो वहाँ से आपको 101% सफलता मिलने जा रही है, तो आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा होगा स्विट्जरलैंड में किस प्रकार चुनाव होता है, प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव, दोनों, या कोई नहीं। तो आपको हम बता दें कि जो स्विट्जरलैंड भारत में जो होता है वो कौन सी चुनाव पद्धति है, अप्रत्यक्ष रूप से होती है। लेकिन स्विट्जरलैंड ऐसा यहाँ पर जगह है जहाँ पर जो है प्रत्यक्ष चुनाव होता है। कैसा होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी जिसको भी उम्मीदवार रहते हैं वो सामने खड़े होते हैं और जनता नीचे जो प्रजा होती है वो हाथ खड़ा करके उनका चुनाव करते हैं। जिसके तरफ वोटिंग हाथ ज़्यादा खड़ा होता है वो यहाँ पर चुनाव को जीतते हैं। तो जो सामने अगर चुनाव का वोटिंग होता है तो उसको प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं, और जो सामने नहीं व्यक्ति के चुनाव होता है उसको अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। तो स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं और भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, देखिए लिखा हुआ है प्रत्यक्ष चुनाव में जनता अपने सामने सीधे खड़े होकर शासक को चुनती है। मध्याह्न भोजन योजना भारत में किसके सहयोग से संचालित है, मध्याह्न भोजन योजना भारत में किसके सहयोग से संचालित है। यह प्रश्न अब तक 101 बार पूछ दिया गया है, यानी आपके झारखंड में ही जो जेटेट है उसमें भी आए हुए थे और इधर एग्जाम में भी आपका आया हुआ है, बाकी बिहार टेट में भी पूछा गया। ठीक है,
और बिहार आकलन में भी पूछा गया है कि मध्याह्न भोजन योजना जो है भारत में किसके सहयोग से संचालित हो रही है? केंद्र सरकार के सहयोग से, राज्य सरकार के सहयोग से, केंद्र और राज्य दोनों के सहयोग से, या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए मध्याह्न भोजन योजना जो है वो दो प्रकार से संचालित हो रही है। वो केंद्र और राज्य दोनों की योजना है। ठीक है, केंद्र और राज्य दोनों की प्रायोजित योजना है मध्याह्न भोजन योजना। न केवल केंद्र का है, न केवल राज्य का है, बल्कि दोनों के मध्यस्थता से यह संचालित हो रही है। मध्याह्न भोजन योजना भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? ठीक है, देखिए यही प्रश्न जो है आपको आप देखिएगा तो जेटेट 2016 में आया था। अब आप यहाँ पर बताइए, ये प्रश्न जेटेट 2016 में आया और बहुत लोगों ने गलती किया था इस प्रश्न को, और ये कहाँ से मिल रहा है? तो आपको देखिए क्लास 7 एक्सरसाइज 1। ठीक है, इसी से मिल रहा है ना आपको। हमने यहाँ पर तो लिख दिया है कि किस एक्सरसाइज से है, आप जाकर के किताब भी मिला लीजिएगा। तो मध्याह्न भोजन योजना जो भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड या केरल। ठीक है, तो देखिए मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील योजना जो है सर्वप्रथम भारत के तमिलनाडु राज्य में लागू किया गया था। किसमें किया गया था? तमिलनाडु राज्य में लागू किया गया था। तो इस तरह से आप देखिएगा तो जेटेट में भी आपको यहीं से पूछा जाता है और आपको सारे नोट्स यहीं से पढ़ना है। ठीक है, यहीं से पढ़ करके आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। आगे देखिएगा यहाँ पर मध्याह्न भोजन योजना किस उद्देश्य से लागू किया गया था? आखिर जो मिड डे मील है, जो मध्याह्न भोजन योजना जो हम लोग के स्कूलों में चलाई जा रही है, आखिर उसका उद्देश्य क्या था? क्यों मध्याह्न भोजन योजना लागू किया गया था? तो है बच्चों का नामांकन बढ़ाने के लिए, ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों का नामांकन बढ़ाने के लिए, बी में है बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए, सी में है बच्चों का पोषण स्तर में सुधार करने के लिए, और डी में है सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका सभी हो जाएगा, क्योंकि मध्याह्न भोजन योजना लागू करने का सिर्फ एक मकसद नहीं था, विभिन्न उद्देश्यों से मध्याह्न भोजन योजना को लागू किया गया है। तो सबसे पहला तो मध्याह्न भोजन का सबसे पहला और मुख्य उद्देश्य था बच्चों का नामांकन बढ़ाने के लिए, क्योंकि बच्चे जो नहीं ठहरते थे, तो जब मध्याह्न भोजन योजना लागू हुई तो बच्चों को नामांकन बढ़ने लगा। सरकारी विद्यालय में बच्चों का नामांकन क्या हुआ? बढ़ा। ठीक है, दूसरा क्या है? बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? अब मध्याह्न भोजन योजना जब आ गई तो बच्चों की उपस्थिति भी बढ़ने लगी। और तीसरा बच्चों का पोषण स्तर, यानी अब देखिएगा तो अभी जो आपका मिड डे मील में बहुत ज़्यादा सुधार किया जा रहा है। आपको हर दिन यहाँ पर अंडा देने की बात कही जा रही है, फल देने की बात कही। इससे क्या हो रहा है? तो इससे बच्चों को जो यहाँ पर जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जिनको शरीर में पोषण स्तर नहीं मिल पाता है, पोषक तत्व तो नहीं मिल पाता, उसके लिए उनका जो है स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहे, तो बच्चों का पोषण स्तर में बढ़ावा देने के लिए भी ये चलाया जा रहा है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा ना। चलिए अगला है, मध्याह्न भोजन योजना पूरे देश में कब से लागू किया गया है? पूरे देश में, जैसे सर्वप्रथम तो किया गया, लेकिन जब यह सफल हुआ और यह सभी जो है आपका जो उद्देश्य पूरा होने लगा, तो इसको फिर पूरे देश में ना, भारत के पूरे जितने राज्य हैं सभी में लागू किया गया। वो कब से किया गया बताना है आपको। 2000 ईस्वी में, 2001 ईस्वी में, 2002 ईस्वी में, 2003 ईस्वी में। ठीक है, तो देखिए ये जो मिड डे मील योजना जो है, मध्याह्न भोजन योजना जो है पूरे देश में लागू कर दिया गया। ये कब से कर दिया गया? तो वह ईस्वी सन जो है आपका 2001 ईस्वी में पूरे सन में। और ये भी आपको देखिएगा तो जेटेट में 2013 में पूछ दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ये क्लास 7 का जो है बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपको बार बार टचिंग हो रहा है। तो आप सभी को यहाँ का नोट्स लेना नहीं भूलिएगा, और पीडीएफ नोट्स जितना है सब आपको यहाँ पर बनाया हुआ मिल रहा है, वो भी वो चीप रेट पर, जो आपको प्रथम बार वीडियो में बता दिया गया। आप वहाँ से जा करके फ़ोन नंबर ले करके आप जरूर तुरंत भर में फ़ोन करके नोट्स सारा ले लेंगे और सभी को तैयारी कर लीजिएगा नागरिक शास्त्र। ठीक है, और ये पर्यावरण के अंतर्गत भी आता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का प्रावधान है? ठीक है, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 18। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद में समानता जो है अनुच्छेद 15 में प्रावधान है। यानी अनुच्छेद 15 में आपको बताया गया है कि यहाँ पर समानता के आधार पर, यानी किसी को जो है भेदभाव नहीं करना है, जाति, धर्म, वर्ण, लिंग भेद के आधार पर यहाँ पर समानता दिया गया है ना। अमेरिकी गांधी किसको कहा जाता है? आपको बताना, अमेरिकी गांधी किसको कहा जाता है? ये भी प्रश्न आपका आया हुआ है। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, डॉक्टर चर्चिल, डॉक्टर किंगकोर किंग, डॉक्टर परवीन लूथर किंग, किसको कहा जाता है? अमेरिका गांधी आपको बताना। ठीक है, तो अमेरिका गांधी के नाम से किसको जाना जाता है आपको बताना है। डॉक्टर मार्टिन लूथर, डॉक्टर चर्चिल, डॉक्टर किंगकोर किंग या डॉक्टर परवीन लूथर। देखिए यहाँ पर अमेरिका के जो गांधी हैं उनको डॉक्टर मार्टिन लूथर, ठीक है, डॉक्टर मार्टिन लूथर को कहा जाता है अमेरिका का गांधी। ठीक है,
देखिए यहाँ पर इसके लिए नोट्स दिया गया है कि 1964 ईस्वी में विश्व शांति के लिए सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 1964 ईस्वी में विश्व शांति के लिए सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग को, या किसी को नहीं? तो देखिए 1964 में विश्व शांति के लिए भी सबसे कम उम्र के लिए जो नोबेल पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था वो थे अमेरिकन गांधी, और उनका नाम है आपको डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग को ही सम्मानित किया गया था। अगला है, हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन या आर्गन? तो हवा में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है नाइट्रोजन, जो कि 78% होता है। इन्हें व्यवस्थित क्रम में सजाने पर कौन सा श्रेणी प्राप्त सही होगा? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था? तो देखिए सबसे पहले होता है शैशवावस्था, फिर होता है बाल्यावस्था, उसके बाद होता है किशोरावस्था, और उसके बाद होता है देखिए प्रौढ़ावस्था। यानी 1, 2, 4, 3 की सीरीज बनेगी जो कि बिल्कुल सही होगा। तो 1, 4 और उसके बाद है 2, 3, तो 1, 4 आपका हो जाएगा। 1 शैशवावस्था, 1, 2, ठीक है, बाल्यावस्था 2 हो गया, 1, 2 और किशोरावस्था 1, 2, 4, 3 किस में है? तो 1, 2, 4, 3 आपका सी में है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी कुट भाषा में होप को पो लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में लोप को क्या लिखा जाएगा? देखिए आपको क्या लिखा गया है, होप, होप को पो लिखा जा रहा है, इसको इधर लाया जा रहा है, इसको इधर लाया जा रहा है, और बाकी जो है बीच में ही रह रहा है। तो लोप को क्या लिखा जाएगा? तो लोप को भी कर देंगे PL इधर, यानी पोल लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? पोल लिखा जाएगा। पोल किस में है? तो बी में है आपका, इसका राइट आंसर पोल हो जाएगा। ठीक है, विकास प्रारंभ होता है, विकास कब प्रारंभ होता है? गर्भावस्था से, शैशवावस्था से, किशोरावस्था से या बाल्यावस्था से? तो विकास का प्रारंभ जो होता है देखिए गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। अगला है, एक बच्चा 2 + 2 5 कर रहा है और 2 × 8 10 कर रहा है, यह किस विकार से संबंधित है? देखिए यदि बच्चा 2 + 2 5 कर रहा है, 2 × 8 10 कर रहा है, इसका मतलब वह बच्चा जो है आपका डिसकैलकुलिया से प्रभावित है। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन मतलब गणित की जितनी भी कठिनाई होती है वो कैलकुलिया से संबंधित होती है, और बच्चा डिसकैलकुलिया से प्रभावित है। देखिएगा, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि प्राथमिक शिक्षकों को यहाँ पर है जो साइकोलॉजी पढ़ना चाहिए, बाल मनोविज्ञान पढ़ना चाहिए, CDP क्यों आवश्यक है? यह बच्चों को अनुशासित बनाने में मदद करता है, परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है, यह बच्चों को अभिप्रेरित करता है, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि जो शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तो यह बच्चों के व्यवहार को समझने में क्या करेगा? शिक्षक की सहायता करेगा। बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करेगा। ठीक है, अगला, यदि कोई विद्यार्थी आपको सम्मानित नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी है वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? उसको दंड देंगे, बात नहीं करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे? कोई नहीं, क्या करेंगे? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अनुसार है कोई नहीं, इसमें से होगा। ठीक है, अगला है, एक शिक्षक विद्यार्थी को अनुप्रेरित कर सकता है। एक शिक्षक जो है विद्यार्थी को कैसे अभिप्रेरित कर सकता है? पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन देकर, उदाहरण देकर, भाषण देकर। ठीक है, तो एक शिक्षक जो है विद्यार्थी को अनुप्रेरित कर सकता है, कैसे? तो वो सही मार्गदर्शन दे करके विद्यार्थी को यहाँ पर अनुप्रेरित किया जा सकता है। एक बच्चा लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा है, कौन सा विकार है? एक बच्चा लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा है, कौन सा विकार है? देखिए यहाँ पर पढ़ने वाली समस्याएं हैं, तो जिसमें पढ़ने वाली समस्याएं होती है कि एम को डब्ल्यू पढ़ रहा है, एल को एम पढ़ रहा है, लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा है, तो इसको हम लोग देखते हैं पठन विकार होता है। और ये जो रोग है वो आपको डिसलेक्सिया से संबंधित है। किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया से है, लैक्सिया। इसका नोट्स यदि आप अभी तक परचेज नहीं किए हैं तो आप सभी को यहाँ पर जितना आकलन परीक्षा हो रहा है उसका किताब का आपका टेक्स्ट बुक का नोट्स बन करके तैयार है, तो यहाँ से नोट्स जरूर परचेज करके एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहीं से सारे प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। तो अभी तक नहीं खरीदे हैं तो जरूर खरीद लीजिएगा। ठीक है, तो ये डिसलेक्सिया संबंधित होगा। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षक प्राणी कौन है? असम का कौन सा प्राणी जो है आकर्षक प्राणी है काजीरंगा नेशनल पार्क में? गैंडा, शेर, बाघ या भालू? तो असम का देखिए होता है गैंडा। क्या है? गैंडा जो है बहुत ही आकर्षक प्राणी है। भारत का 26वां राज्य निम्नलिखित में से कौन है? उत्तरांचल, झारखंड, गोवा या छत्तीसगढ़? देखिए 26 है ना, 26, तो 6 से 26 और 6 से छत्तीसगढ़,
ठीक है। तो 26वां छत्तीसगढ़ हो गया ना। देखिए इस तरह से एक ही बार जो है आपका 2000 में 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को 3 राज्य जो है एक दूसरे से कट के बने थे, जिसमें 26वां है, अगला उत्तरांचल 27वां है और झारखंड जो है 28वां है। कभी कभी पूछ देगा झारखंड, तो 28वां याद रखेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जुड़वा नगर है? दिल्ली तथा फरीदाबाद, मुंबई तथा पुणे, बेंगलोर तथा मैसूर, हैदराबाद तथा सिकंदराबाद, ठीक है। तो जुड़वा नगर कौन कौन है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर कहा जाता है। सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है, सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है? उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल या असम में? तो सबसे अधिक मात्रा में केसर जो है बहुत बार 1001 बार प्रश्न छप गया है। केसर वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे अधिक केसर जो है आपको जम्मू कश्मीर में मिलता है। निम्नलिखित में योगरूढ़ शब्द चुनिए, निम्नलिखित में से योगरूढ़ शब्द चुनिए। पीला, चक्रपाणी, दूध वाला या नैन, ठीक है। तो योगरूढ़ शब्द देखिए इसमें चक्रपाणी है। योगरूढ़ शब्द वैसे शब्द हैं जो यौगिक होते हुए भी विशेष अर्थ निकलता है। तो चक्रपाणी यानी विष्णु भगवान के सेंस में है, विशेष अर्थ निकल रहा है, इसलिए योगरूढ़ है। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? आपको बताना है जगन्नाथ जो है किस संधि का उदाहरण है। तो जगन्नाथ का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो जगत और जोड़ देखिए होता है नाथ, क्या होता है? नाथ। तो इसमें भी व्यंजन और इसमें भी व्यंजन, तो जिसमें किसी में भी व्यंजन हो तो व्यंजन संधि होता है, इसलिए जगन्नाथ जो है वो आपका व्यंजन संधि होगा। कौन सा संधि होगा? व्यंजन संधि हो जाएगा जगन्नाथ। ओके, चलिए अगला देखते हैं। मयूर किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज, किस प्रकार का शब्द है? तो देखिए मयूर जो है, मयूर का मतलब होता है, देखिए मयूर संस्कृत शब्द है और इसका अर्थ होता है मोर। तो देखिए ये जो संस्कृत शब्द है तो इसको हम लोग कहते हैं तत्सम, इसको तत्सम कहते हैं, और हिंदी शब्द है इसको हम लोग तद्भव। तो यहाँ पर मयूर जो है वो आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। अभिशाप शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखिए अब उपसर्ग और प्रत्यय चुनने के लिए आप सबसे पहले उसका संधि विच्छेद कीजिए। तो अभिशाप को जब आप तोड़ेंगे तो अभी और जोड़ क्या होगा? साप होगा, ठीक है। इसमें अभी जो जुड़ा है तो अभी इसमें उपसर्ग है, अभी क्या है? उपसर्ग है, अभी उपसर्ग होगा इसका राइट आंसर। अगला है चूज द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ फास्ट। देखिए जब डिग्री का रूप जो होता है, जब एडजेक्टिव का रूप कंपैरिजन करने के लिए बदलता है तो उसको हम लोग डिग्री कहते हैं, ठीक है। तो डिग्री होता है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, 3 होते हैं। तो उसका रूप सभी को याद करना पड़ता है आपको, ठीक है। तो फास्ट का जब पॉजिटिव होता है तो फास्ट होता है, उसका कंपैरेटिव जब दो के बीच तुलना करते हैं तो फास्टर होता है, और जब 2 से अधिक के बीच तुलना करते हैं तो फास्टेस्ट होता है। तो यहाँ पर पूछा है सुपरलेटिव फॉर्म, तो फास्ट का क्या होगा? फास्टेस्ट हो जाएगा, और ये किस में है? तो सी में है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है चूज द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ गुड। गुड का सुपरलेटिव फॉर्म क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। बेटर, बेस्ट, बेस्ट या बीस्ट। तो गुड का सुपरलेटिव फॉर्म जो होगा वो देखिए बेस्ट होगा, ठीक है। सुपरलेटिव फॉर्म गुड होता है, फिर बेटर होता है, फिर बेस्ट होता है। तो सुपरलेटिव फॉर्म आपका क्या हो जाएगा? बेस्ट हो जाएगा। अगला है खाली स्थान को भरे। खाली स्थान को आपको भरना है। 7 है, फिर 9 है, फिर 12 है, फिर 16 है। यहाँ खाली जगह क्या होगा? अगला 27 है। देखिए तो 7 में 2 जोड़े तो 9, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 4 जोड़े तो 16। तो देखिए 2 3 4 जुड़ रहा है, अगला क्या जुटेगा? 5। तो 16 में 5 जोड़ेंगे तो मेरा आ रहा है 21। अब अगला देखते हैं 21 में 6 जोड़ेंगे तो 27। इस शर्त को पूरा हो गया, इसलिए इसका राइट आंसर 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर सी हो गया। विषम शब्द को चुने। 1, 8, 27, 124, 154, मैंने इसमें से कौन सबसे अलग है वो आपको बताना है। 64 अलग है कि 8 अलग है कि 27 अलग है कि 124 अलग है। आप देखिएगा 1 जो है ये 1 का क्यू है, 8 जो है ये 2 का क्यू है, 27 जो है ये 3 का क्यू है, और देखिए 3 का क्यू है। उसके बाद 64 जो है ये देखिए 4 का क्यू है। तो यहाँ पर सभी क्यू चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो होना चाहिए था 124 नहीं, इसको 5 का क्यू होना चाहिए और 125 होना चाहिए। इसलिए ये जो है सबसे अलग यहाँ पर मिल रहा है, जो कि क्यू किसी का नहीं है, तो वह संख्या क्यू वाला ही इसमें सेलेक्टेड हो रहा था। तो 124 इसका राइट आंसर होगा, यानी डी होगा। तो मेरे माता पिता में कौन समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या कर्मधारय समास। देखिए माता पिता यानी माता, इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? पिता। तो कोई भी समास यदि एक दूसरे का उल्टा लिखा हुआ हो और बीच में योजक चिन्ह हो तो उसको आपको द्वंद्व समास में डालिएगा। किस में डालिएगा? द्वंद्व। द्वंद्व माने क्या होता है? उल्टा।
एक दूसरे का विपरीत होता है, ठीक है। द्वंद्व माने लड़ाई झगड़ा चलते रहता है। लड़ाई झगड़ा कब होता है? जब किसी का आप उल्टा काम करते हैं, कोई कहता है कि बाएं चलो, आप दाहिने जाते, तो लड़ाई होती है। तो द्वंद्व समास में एक दूसरे का अपोजिट शब्द दिया हुआ रहेगा और बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ रहेगा। स्वाभाविक में कौन सा प्रत्यय है, आपको बताना है। स्वाभाविक में कौन सा प्रत्यय है? ई, एक, या एक, कौन सा है, ठीक है। तो देखिए इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो होता है स्वभाव। क्या होता है? स्वभाव। और जोड़ होता है, देखिए एक। एक क्यों हो रहा है? क्योंकि ये इधर से जाएगा, तो स्वाभाविक में इधर से लगा हुआ है इसलिए ये लीजिएगा, लेकिन इधर से लगा हुआ रहता तो आपको ये लेना पड़ता, ठीक है। तो अब देखिए ये हर्षी लगा हुआ है तो यहाँ पर हम लोग हर्षा ही लेंगे, ठीक ना। तो स्वभाव, इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं हम लोग। स्वभाव और जोड़ क्या हो जाता है? एक हो जाता है। स्वभाव और जोड़ एक हो जाता है, तो एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। संतोष में कौन सा उपसर्ग है? संतोष में कौन सा उपसर्ग है? देखिए संतोष के उपसर्ग बताने के लिए आप क्या करिएगा, तो सबसे पहले आप सम और जोड़ तोष, इसका संधि विच्छेद कीजिएगा। तो जो पहले लगा है वो उपसर्ग है और जो बाद में लगा है वो प्रत्यय है, तो सम होगा। इसमें देखिए दो में लिखा गया है, बी में भी और सी में भी, ठीक है। तो जिसने बी भी कीजिएगा वो भी सही है, सी कीजिएगा वो भी सही है। पानी का पर्यायवाची शब्द कौन है? पानी का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। अम्बु, जल, वारी या सभी। तो देखिए पानी को अम्बु भी कहा जाता है, जल भी कहा जाता है, वारी भी कहा जाता है, यानी इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। ईवीएम का पूर्ण रूप है, यानी ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? ये भी प्रश्न आया हुआ है, अब स्टार्टिंग हो गया है इस प्रश्न का आने का। इलेक्ट्रिकल वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मैकेनिकल या इलेक्ट्रिक वोटिंग, क्या है? तो ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका फुल फॉर्म होता है। भारत में विधानसभा या लोकसभा चुनाव कराने की जिम्मेवारी किनकी होती है? भारत में जो हमारे यहाँ विधानसभा चुनाव होती है, लोकसभा चुनाव होती है, उसका जिम्मेवारी किसको होता है? भारत निर्वाचन आयोग को, राज्य निर्वाचन आयोग को, आम चुनाव अधिकारी को, या कोई नहीं, ठीक है। तो भारत में जो लोकसभा चुनाव जो करवाएंगे या विधानसभा चुनाव, इसकी जिम्मेवारी जो दी जाएगी वो आपको दी गई है भारत निर्वाचन आयोग को, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। स्थानीय स्तर का चुनाव का जिम्मेवारी किनकी होती है? स्थानीय स्तर जो आपके माने राज्य स्तर, लोकल पर जो चुनाव करवाए जाते हैं, जैसे मुखिया चुनाव हो गए या वार्ड परिषद, यहाँ नगर निगम, ये सब जो चुनाव करवाए जाते हैं, तो स्थानीय स्तर पर जो चुनाव होती है उसका जिम्मेवारी किसको होता है? भारत निर्वाचन आयोग को, राज्य निर्वाचन आयोग को, उपायुक्त को, या कोई नहीं, ठीक है। तो स्थानीय स्तर पर जो चुनाव की जिम्मेवारी होती है वो आपका होता है राज्य निर्वाचन आयोग को, ठीक है। राज्य स्तर पर जो हो गया उसको राज्य निर्वाचन आयोग को हो जाएगा। पेड़ पौधों में वृद्धि होती है एक निश्चित समय तक, 20 वर्षों तक, जीवन पर्यंत, या कोई नहीं। तो देखिए पेड़ पौधों में जो वृद्धि होती है वो आपका जीवन पर्यंत चलते रहता है। क्या होता है? जीवन पर्यंत पेड़ पौधों में वृद्धि होती है। मनुष्य अपना भोजन किससे प्राप्त करता है? पेड़ से, पौधों से, जंतु से, या सभी से? तो मनुष्य अपना भोजन जो है वो किससे प्राप्त करता है? तो इन सभी से प्राप्त करता है, इन सभी से प्राप्त करता है। मरुस्थल में किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं? नागफनी, कैक्टस, खजूर, या सभी? मरुस्थल में किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं? नागफनी, खजूर या कैक्टस। तो ये सभी जितने भी कांटेदार पौधे होते हैं वो सभी आपको कहाँ पाए जाते हैं? तो ये सभी मरुस्थल में ही पाए जाते हैं। मरुस्थल में कौन सा प्राणी रह सकता है? गाय, भेड़, बकरी या ऊँट? तो मरुस्थल का जहाज जिसको हम लोग कहते हैं वो ऊँट है, तो ऊँट रह सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। माय ब्रदर इज इन इंडियन आर्मी। देखिए यहाँ पर आर्मी नहीं है, इंडियन आर्मी लगा हुआ है, इसलिए इंडियन आर्मी के लिए हम लोग द इंडियन आर्मी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो द इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रॉफिट। प्रॉफिट का विपरीत शब्द क्या होता है? प्रेस होता है, क्रिटिसाइज होता है, लॉस होता है, या लैक्स होता है? तो प्रॉफिट का क्या होता है? लॉस होता है। प्रॉफिट यानी लाभ और लॉस मतलब हानि, ठीक है। राइट द करेक्ट पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब बाई। बाई का पास्ट टेंस रूप क्या होगा? ठीक है, बाई मतलब खरीदना हो गया, इसका पास्ट टेंस रूप आपको याद रख लेना है। तो बाई का पास्ट टेंस रूप होता है बाउट। क्या होता है? बाउट। बाउट किस में है? सी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, ओह द डॉग इज डेड।
राइट द नेम ऑफ सेंटेंस। ओह कुत्ता मर गया, इसमें यह जो वाक्य है वो किस प्रकार का वाक्य है? अफर्मेटिव है, निगेटिव है, एक्सक्लामेटरी है या इम्परेटिव है? कौन सा होगा? देखिए कोई भी वाक्य में अगर इस तरह का संकेत आ जाता है, कोई भी वाक्य हो अगर इस तरह का संकेत आ जाता है तो आपको समझना है कि ये जो है एक्सक्लामेशन है। क्या है? एक्सक्लामेशन सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। ठीक है, तो इसको एक्सक्लामेशन सेंटेंस में डालेंगे, यानी इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में किसका भूमिका महत्वपूर्ण है? शैक्षिक क्रियाओं का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। तो बहुत ही अच्छी बात है कि विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा बनाए रखने के लिए अध्यापक की भूमिका और विद्यालय वातावरण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशी शिक्षा के द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान कहाँ किया जा सकता है? तो वो समावेशी शिक्षा के द्वारा किया जा सकता है। समावेशी शिक्षा ही मुख्य इसका साधन है। अगला है 3, 4, 6, 9, 13। आगे क्या भराएगा आपको बताना है। तो देखिए 3 में 1 जोड़ा 4, 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 3 जोड़ा 9, 9 में 4 13। अब 13 में 4 के बाद अगला 5 जुड़ेगा यानी 18 होगा। इसका राइट आंसर 18 होगा जो कि सी में जा रहा है। ठीक है, आगे है ADBECF। अगला क्या होगा? तो ए है, फिर बी है, फिर सी है, तो आगे होगा डी। ठीक है, फिर अगला देखते हैं ऊपर से, डी है, फिर ई है, फिर एफ है, तो उससे आगे जाएगा जी। ठीक है, तो डी जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी जी कहाँ पर है? बी में है, यही इसका सही आंसर है। तो दोस्तों को क्या कहा जाता है, पूछा है, बहुत बड़ा है वो प्रश्न है, नैनार, अलवार, परिवाल या कोई नहीं। तो देखिए जो शिव भक्त होते हैं उनको जो है यहाँ पर नैनार के नाम से जाना जाता है। देखिए लिखा हुआ नोट्स में भी शिव भक्तों को नैनार कहा जाता है और इनकी संख्या 63 है। बहुत बार पूछा गया है कि नैनार जो है उनकी संख्या कितनी है, तो 63 है। वैष्णव या विष्णु भक्त को क्या कहा जाता है? नैनार, अलवार, परिवाल या कोई नहीं। तो देखिए जो वैष्णव या विष्णु भक्त होते हैं उनको अलवार कहा जाता है और जो शिव भक्त होते हैं उनको नैनार कहा जाता है। ठीक है, अगला है, विष्णु भक्त को अलवार कहा जाता था, इसकी संख्या 12 थी। इसमें एकमात्र महिला संत भी थी जिसका नाम था अंडाल। ठीक है, अगला प्रश्न है, भक्ति परंपरा का प्रथम प्रचारक किसको माना जाता है? कौन थे जो भक्ति परंपरा का प्रथम प्रचारक माना जाता है? किसको? शंकराचार्य को, रामानुजाचार्य को, वल्लभाचार्य को या सपनाचार्य को? ठीक है, तो देखिए भक्ति परंपरा का जो यहाँ पर बयार बह रहा था उसका प्रथम प्रचारक जो है वो शंकराचार्य को माना जाता है। किसको माना जाता है? शंकराचार्य को भक्ति परंपरा का प्रथम प्रचारक माना जाता है। अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य या स्पेनचार्य? अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, तो अद्वैतवाद का देखिए प्रतिपादन जो किया गया था वो आपको शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। और आपको बता दें ये अद्वैतवाद जो है अभी तक 1000 से ज़्यादा बार प्रश्न आपको पूछ दिया गया। और देखिए कहाँ से है? तो आपका टेक्स्ट बुक से है। तो आप इतिहास का चाहे जिस किसी चीज़ की भी तैयारी करना चाहते हैं आप यहाँ से जरूर पढ़ लीजिएगा अपने टेक्स्ट बुक से, यहीं से प्रश्न आपको छपने वाले हैं। देखिए लिखा हुआ, शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में कलाड़ी यानी केरल नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शिव गुरु तथा माता का नाम आर्यम्बा था। इनकी मृत्यु 820 ईस्वी में बद्रीनाथ में हुआ था। वीर शैववाद आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? वसवाना ने, अल्लम्मा प्रभु ने, दोनों या कोई नहीं? ठीक है, तो वीर शैववाद आंदोलन का प्रारंभ जो है यहाँ पर दोनों ने यानी वसवाना ने और अल्लम्मा प्रभु दोनों ने किया था।